education is the only option. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे। यहाँ हम लोग लूसेंट जो है हमारी जीके की पुस्तक, उसको कवर करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी चीजें। आज से हम लोग इतिहास शुरू कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, भारत देश के भीतर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीएससी एग्जाम हो, हर एग्जाम में लूसेंट से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो अगर आप डिटेल में लूसेंट को पढ़ना चाह रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, तो ये क्लासेस आप ही के लिए हैं। आज ये हमारी पहली क्लास है लूसेंट की। इसमें हम लोग पहले 10 से 15 मिनट पूरा कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद जो एमसीक्यूज है, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। पहला हमारा जो टॉपिक है वो इतिहास में है भारत का परिचय। ठीक है, अगर आपको भारत कैसा है, कहाँ उसकी स्थिति है, यही नहीं पता होगा तो आखिरकार आप भारत के इतिहास को क्या ही पढ़ेंगे, क्या ही समझेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक में ना आपको भारत का जो भौगोलिक और ऐतिहासिक परिचय है वही दिया गया है। अगर हम बात करें तो भारत देश स्थित कहाँ है एग्जैक्टली ऐतिहासिक दृष्टि से, तो ध्यान रखिएगा, भारत एक ऐसा देश है, उसकी स्थिति ऐसे है कि उसके उत्तर में आप देखेंगे तो हिमालय है, और वहीं उसके दक्षिण में आप देखेंगे तो समुद्र है। अर्थात उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तट तक फैला हुआ ये जो आपको इलाका दिख रहा है, ये इलाका क्या है, यही है हमारा प्यारा भारत देश। अगर हम बात करें कि इसकी जो पहचान है वो किस रूप में की जाती है, तो भारतवर्ष या इसी को उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। और भारतवर्ष की भी संज्ञा अपने भारत देश को ही दी जाती है, जो कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला हुआ है। वहीं अगर हम इसके इतिहास की बात करें, अर्थात इसका जो नामकरण है उसकी बात करें, तो इसको कई सारे नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे सबसे पहले तो भारतवर्ष ही कहा जाता है। यहाँ पे ना कहा जाता है जो हमारा उत्तर पश्चिम वाला इलाका है, वहाँ पे भरत कबीले के लोग रहा करते थे, और चूंकि वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, इस वजह से इसको क्या कह दिया जाता है, भारतवर्ष की संज्ञा दे दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ के निवासी हैं भारतवर्ष, इन्हें भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। इसके साथ साथ हमारे इसी प्यारे भारत देश को जम्बूद्वीप के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जामुन जो वृक्ष है उनकी अधिकता थी। ठीक है, वहीं सिंधु और हिंदू, तो ये जानते हैं जो हमारी सिंधु नदी है ना, उसको जो ईरानी लोग हैं वो सिंधु ना बोल करके हिंदू बोलते थे। इस वजह से उस सिंधु नदी के तट पर रहने वाले जो लोग थे, सिंधु नदी से बिलोंग करने वाले जो लोग थे, उनको इन्होंने हिंदू नाम दे दिया। वह और इसी सिंधु के ही नाम पर आप देखिए तो जो हिंदुस्तान है उस टाइप का भी नाम मान लिया जाता है। इसके साथ साथ ये जो इंडिया नाम है, इसको यूनानियों ने दिया और अंग्रेजों ने हमारे देश को इंडिया नाम से पुकारा। और वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि जो हिंदुस्तान है उसको किसके द्वारा दिया गया, तो मध्यकाल यानी कि जो अरब और फारसी लोग हमारे भारत देश में आए थे, उन लोगों ने भारत को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। कम से कम 2 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। हमेशा ही भारत का जो नाम है उससे क्वेश्चन बना हुआ है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि भारत देश में कौन कौन सी नस्लीय विभाजन वाले लोग रहते हैं, तो भाषाई और नस्ली विभाजन में आप देखिए तो जो हमारे देश है उसको विभाजित करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। अर्थात जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है ये हमारे भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में डिवाइड करने का काम करती है। उत्तर भारत में आप देखेंगे तो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार बोलने वाले जो लोग हैं वो बिलोंग करते हैं, और वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उनको बोलने वाले लोग रहते हैं। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे जो रहने वाले निवासी हैं यानी कि रहने वाले जो लोग हैं वो नस्लीय मिश्रण उनका किसका है, तो टोटल 5 नस्ल से मिले हुए लोग यहाँ पे हैं। एक तो है हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है हमारा पेलियो मेडिटेरेनियन, और तीसरा है काकेशाइड, और चौथा है निग्रोइड, और पांचवा है हमारा मंगोलाइड। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा इतिहास है इसका काल विभाजन कब, कहाँ, किसके द्वारा किया गया। तो हम लोग ना इतिहास को समझने की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा प्राचीन, दूसरा है हमारा मध्यकालीन, और तीसरा है हमारा आधुनिक भारत। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया था, तो क्रिस्टोफ सेलियरस के द्वारा किया गया था, जो कि एक जर्मन इतिहासकार थे। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ही याद रखिएगा। ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जुनून पढ़ाई का पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के डाउनलोड करके 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार हम लोग जो इतिहास को समझते हैं, हमें अपने इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है उसको जानने के सोर्स कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है 4 मुख्य तरह के सोर्स हैं जिनसे हमें अपने इतिहास को समझने में
मदद मिलती है। जैसे पहला जो हमारा सोर्स है वो तो है हमारे वैदिक ग्रंथ, ठीक है, यानी कि वैदिक ग्रंथ अर्थात धर्म ग्रंथ, जिसमें हम लोग वेद आदि को पढ़ते हैं। जैसे हमारे 4 वेद हो गए, यानी कि जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं वो, हमारे जो महाकाव्य हैं रामायण महाभारत, हमारे जो पुराण हैं 18 वो, और इसके साथ साथ जैन और बौद्ध ग्रंथ। तो ये सभी धर्म ग्रंथ हैं जिनसे हमको अपने इतिहास को समझने में आसानी होती है, यानी कि वहाँ से हमको जानकारी मिलती है। वहीं अगर हम बात करें कि कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, जो चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, वो भी तो हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है, हमारे इतिहास की उसमें जानकारी मिलती है। इसके साथ जो कल्हड़ के द्वारा रास तरंगिणी लिखी गई, उसमें भी हमारे कश्मीर का जो इतिहास है वो हमको देखने को मिलता है। हर्षचरित का इसके साथ साथ मतलब जो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखे गया, और साथ में जो हमारे शासक हुए प्राचीन काल में, उन्होंने ना अपने नाम के अभिलेख लिखवाए, सिक्के वगैरह भी जारी किए। तो ये भी आप समझिए कि इतिहास को जानने के एक बेहतरीन सोर्स के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ भारत देश में समय समय पर अनेक जो विदेशी यात्री हैं वो भी आए, जैसे यूनानी, इन्होंने भी जब हमारे यहाँ आए तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने इतिहास लिखा ही ना। तो उसमें उस समय के जो लोग थे, उनका कल्चर, उनका जो रहन सहन है, वो सब हमको जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो है चीनी यात्री हमारे यहाँ आए, और इसके साथ साथ जो अरब से लोग आए, उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो लिखा ही है, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे अभिलेख हैं, सिक्के हैं, भवन और स्मारक, मंदिर की दीवारों पे आप देखिए काफ़ी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो ये सब भी हमारे देश को समझने के लिए, यानी हमारे प्राचीन भारत को समझने के लिए हेल्प करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 4 मुख्य सोर्स हैं। पहले तो है हमारे धर्म ग्रंथ, दूसरे हमारे हैं ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं वो, और तीसरे विदेशियों का जो यात्रा विवरण है वो, और इसके साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है ना, वो सबसे ज्यादा इसी धर्म ग्रंथ पे ही मतलब कि रिलेटेड रहेगा। अर्थात आज हम लोग जो धर्म ग्रंथ है वही देखने वाले हैं कि इतिहास को जानने में जो धर्म ग्रंथ है जो हमें मदद करते हैं अपने इतिहास को जानने की, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम लोग वेद ही पढ़ेंगे। वेद हमारे टोटल कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है और सबसे नवीनतम है हमारा अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, वेद जो है इनको अपौरुषेय की संज्ञा दी जाती है, अर्थात जिनको किसी भी पुरुष वगैरह के द्वारा लिखा नहीं गया, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? वेद। अगर हम लोग सबसे पहले अपने प्राचीनतम वेद की बात करें तो वो है हमारा ऋग्वेद। अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्टली कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितने ऋचाएं हैं, तो आप फौरन बता दीजिएगा कि 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और इसके साथ साथ 10,462 ऋचाएं हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है होत्री। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अब 10 के 10 तो आपको पता नहीं होने चाहिए, वही मालूम होने चाहिए जो आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। तो सबसे पहला जो मंडल हमारे यहाँ पूछा जाता है वो है तीसरा मंडल, जिसमें मतलब जिसको लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा जो हमारा तीसरा मंडल है वो रचा गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें ना गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है, तो ये जो हमारे गायत्री मंत्र है उसका जो विवरण है ना वो इसी तीसरे मंडल अर्थात विश्वामित्र के द्वारा जो लिखा गया उसमें मिलता है। ये जो है सूर्य देवता अर्थात सावित्री को समर्पित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ आपको 8वें मंडल के बारे में पता होना चाहिए। ये हस्तलिखित ऋचाएं इसमें हैं जिसको खिल की संज्ञा दी जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। इसके साथ साथ नवम मंडल जो कि सोम देवता को समर्पित है। सोम क्या है? तो एक पेय पदार्थ है। ये भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके साथ सबसे जो अंतिम मंडल है वो है 10वां मंडल, और यहाँ पे ना हमें पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है। और ये वही पुरुष सूक्त है जहाँ से माना जाता है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्मा जी के शरीर के 4 अंगों से हुई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो ब्रह्मा जी के मुख से हुई। क्षत्रिय की जो उत्पत्ति है ब्रह्मा जी की भुजाओं से, वैश्य जो है वो ब्रह्मा जी की जंघा से, और शूद्र जो है वो ब्रह्मा जी के पैर से इनकी उत्पत्ति हुई थी। ये सारी जो घटनाएं हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। वही जो हमारा दूसरा वेद आता है वो आता है यजुर्वेद। अगर इसके बारे में आपको पता करना हो तो इससे सबसे ज्यादा पूछा गया आज तक का जो क्वेश्चन है वो ये है कि यह गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है, ठीक है। किस में लिखा गया है? गद्य में भी है और पद्य में भी है। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो पाठ करता है उसको अध्वर्यु कहा जाता है। इसमें ना यज्ञों के जो नियम और विधि विधान वगैरह है, यानी यज्ञ करने के क्या नियम होंगे, क्या विधि विधान होंगे, उसकी हमें जानकारी मिलती है। और इसमें बलिदान जो है, मतलब जो बलि वगैरह दी जाती है, उसकी विधि का भी वर्णन आपको देखने को मिल जाता है।
तीसरा जो हमारा वेद है वो है सामवेद। क्या है? सामवेद। इसमें ना जो गाए जाने वाली ऋचाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगा, अर्थात गाई जा सकने वाली जो ऋचाओं का संकलन है वो हमारे सामवेद में किया गया है। भारतीय संगीत का जो मूल सोर्स है ना वो सामवेद को माना जाता है। ठीक है, इसके पाठकर्ता को उद्गाता के नाम से जानते हैं और सबसे मेन जो बात है उसमें ये है कि भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें किसी ऐतिहासिक घटना वगैरह का वर्णन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगे हाथ हम लोग अथर्ववेद के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये सबसे नवीनतम है, अर्थात सबसे बाद में लिखा गया था। इसके रचयिता जो है वो अथर्वा ऋषि हैं, इसी वजह से इसको अथर्ववेद की संज्ञा दी गई है। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें ना रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह, अंधविश्वास, इन सब से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है अथर्ववेद में कहा गया है। ये क्वेश्चन आप देखिए यूपी पीसीएस ने पूछ रखा है, जो हमारे यूपी में जूनियर एडेड का एग्जाम हुआ था उसमें वो मतलब पूछ रखा है। मतलब आप समझिए टीचिंग एग्जाम से लेकर के पीएससी एग्जाम तक ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन से वेद में कहा गया है। आप डायरेक्ट कह देना अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो हमारे 4 वेद थे जिनसे हमें अपने इतिहास यानी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ आप देखिए और भी कुछ चीजें हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए तथा उपनिषद। तो ये भी हमारे इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में काम करते हैं। जैसे आप देखिए शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो यहाँ पे ना स्त्री को पुरुष को मतलब जो पुरुष है उसकी अर्धांगिनी कहा गया। जब हम लोग आज भी देखिए कहते हैं ना कि जो स्त्री है वो हमारी अर्धांगिनी यानी पत्नी जो है वो अर्धांगिनी है। तो ये सर्वप्रथम कहाँ कहा गया था? शतपथ ब्राह्मण में। इसके साथ साथ आप ये जो 4 आश्रम हैं उनका उल्लेख कहाँ पे देखने को पाते हैं? तो जाबालोपनिषद में हमें 4 आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं अगर स्मृति ग्रंथ की बात करें तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति, जो कि शुंग काल का मतलब कि इतिहास हमें देखने को मिल जाता है इसमें, अर्थात शुंग काल की ये मानक ग्रंथ मानी जाती है। ठीक है, आपसे ना पूछा जा सकता है कि चलो क्रम बताओ कि कौन पहले आए कौन बाद में। तो आप सीधे कहना कि सबसे पहले तो वेद हैं। ठीक है, वेद के बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो ये बड़े महत्वपूर्ण है, इस क्रम का आपको जानकारी होना चाहिए। यूपी विशेष में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इनका क्रोनोलॉजी लगाओ। तो ऐसे ही इसकी क्रोनोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए हमने वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक ये सब तो देखे। इसके साथ साथ आप देखिए पुराण, बौद्ध और जैन साहित्य जो है ना ये भी हमारे इतिहास को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में है। जैसे अगर हम पुराणों की बात करें तो टोटल जो है पुराणों की संख्या 18 बताई जाती है, जिसमें मतलब कि अगर कोई पूछे कि चलो बताओ पुराणों के रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष ऋषि या उनके जो पुत्र हैं उग्रशर्वा, इनके द्वारा इसकी रचना की गई। सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है? तो भाई मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है, जिससे हमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ आप देखिए विष्णु पुराण, यहाँ से हमें मौर्य वंश के, और साथ में जो वायु पुराण है इससे हमें गुप्ता वंश की जो जानकारी है वो मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर हम पुराणों के साथ साथ जो हमारे बौद्ध साहित्य हैं उनकी बात करें तो ध्यान से देखिए, जो बौद्ध साहित्य है ना उसमें सर्वप्रथम हमें जातक कथाओं के बारे में पढ़ना होता है। और जो जातक कथाएं हैं उसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियां हैं वो वर्णित है। इसके साथ साथ जो बौद्ध धर्म है, हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है उसकी 2 शाखाएं हैं, एक तो है हीनयान और दूसरा है हमारा महायान। जो हीनयान है इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सी है? कथावस्तु। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ साथ अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम साहित्य की संज्ञा दी जाती है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, ये जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये कंटेंट आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो इत्मीनान से आप इस कंटेंट को देख सकते हैं। वहीं अगर आपसे कहें कि जैन साहित्य का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। ठीक है, तो कल्पसूत्र और भगवती सूत्र ये जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। जो कल्पसूत्र है इसमें हमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास देखने को मिलता है, और वहीं जो भगवती सूत्र है ये महावीर के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो हमें हमारे इतिहास को जानने में मदद करते हैं, जैसे अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। ये 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, और यहाँ से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ये तो हम सभी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमारी यूपी पीसीएस ने पूछ रखा है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और कितने प्रकरण हैं। तो आप इस बात को याद रखिए, कहाँ से पूछा गया है, लूसेंट में दिया गया।
आज ये पहली क्लास है, जैसे आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उसी तरीके से इन क्लासेस को हम आगे बढ़ाएंगे। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि चलो पतंजलि के द्वारा जो महाभाष्य लिखा गया वो हमें क्या बताता है, भाई पुष्यमित्र शुंग के ये पुरोहित थे। शुंगों के इतिहास की जो जानकारी है ना वो हमें पतंजलि के महाभाष्य से मिल जाती है। वहीं अगर हम कलहड़ की राज तरंगनी की बात करें तो कश्मीर का जो इतिहास है वो हमें इनसे जानकारी मतलब मिलती है। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन तो यही है कि आखिरकार राज तरंगनी पुस्तक किसकी है, और अब देखिए कि लूसेंट के पहले पन्ने में ही मतलब ये सारी जानकारी दी गई है। संस्कृत साहित्य जो है ये घटनाएं जो है ना, संस्कृत साहित्य में घटनाओं का जो क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास किया गया था वो इसी कल्हड़ के द्वारा जो लिखा गया राज तरंगनी है उसी में किया गया था। इसके साथ साथ एक पुस्तक है अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड है, जो कि पाणिनि के द्वारा जो है लिखी गई थी। ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है जहाँ पे पहली बार लिपि शब्द का यूज हुआ। आपको पता है पाणिनि जो है उनके द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है, इसको तो हर कोई जानता है। आप ये भी जानो कि पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया गया था। आप देखिए अभी हाल ही में जो होमगार्ड की परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि यूट्यूब पर जो पहला वीडियो है वो किसके द्वारा पब्लिक किया गया था, किस नाम से। लोग इतना मतलब कि उसमें तनातनी कर रहे हैं, करे ऐसे कैसे पूछ लिया। अब अगर पूछ ले कि आम का पेड़ पहली बार कहाँ पे लगा था, तो भाई आम का पेड़ कहाँ लगा था और यूट्यूब की पहली वीडियो कौन सी है ना, इसमें धरती आसमान का अंतर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, जब लूसेंट जीके में पहली मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई लिपि शब्द का पहला प्रयोग जो है वो अष्टाध्यायी में किया गया, तो आपसे आराम से पूछ लेंगे, आप फिर चिल्लाते रहना। इतना तो छोड़ो, आप देखिए जो है सन 2000 में 26 जनवरी सन 2000 को भुज में भूकंप आया था, याद है कि नहीं। ये ना क्लास 6 जो हमारी ज्योग्राफी है, क्लास 6 नहीं क्लास 7 की जो ज्योग्राफी है उसमें दिया हुआ है, ऐसे एक बॉक्स बना करके दिया हुआ है। अब लोग कह रहे हैं बताओ ये करंट अफेयर का है, मैं मतलब सन 2000 का मैं करंट अफेयर पढ़ूं। भैया वो इतनी इंपॉर्टेंट तिथि है, 26 जनवरी की तारीख है, और इसके साथ साथ इतना भयानक विनाश हुआ है और आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो कौन सा तोप है। लेकिन देखिए हम लोग ना खूब ट्रोल करना सीख गए हैं। यूपीएसआई का एग्जाम थोड़ा इजी आया तब भी लोगों ने खूब ट्रोल किया, यूपी होमगार्ड का एग्जाम थोड़ा टफ आया तब भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। तो एग्जाम तो ऐसे ही डामाडोल टाइप के ही पूछेंगे ना, हमारे हिसाब से थोड़ी ना एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तब फिर उनका अपना जो है मतलब कि कहाँ जाएगा दिमाग, अगर हम लोगों के हिसाब से पेपर बनेगा तो आपको ना हर स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कठिन आया तब भी, आसान आया तब भी, जो है सो है। आगे देखेंगे। इसके साथ साथ एक ग्रंथ है हमारा गार्गी संहिता जो कि कात्यायन के द्वारा लिखी गई। ये ज्योतिष ग्रंथ है और इसमें ना यमन आक्रमण का उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब लगे हाथ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे और सब पॉइंट्स हैं वो, यानी कि अगर हम प्राचीन इतिहास का एक नज़र में अवलोकन करना चाहें तो फिर आपको कैसे करना है। तो पहले तो इतिहास का विभाजन ही है भाई। जब हम लोग इतिहास का विभाजन करते हैं ना तो 3 तरह से करते हैं। कैसे, एक तो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इस टाइम में कोई भी लिखित जो साक्ष्य है वो हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। वहीं जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए, फॉर एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता। और जो ऐतिहासिक काल है भाई उसमें तो लिखा ही लिखा है, पढ़ा है, यानी कि लिखा भी है और हम लोगों ने पढ़ा भी है। चलिए वही अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ और वेद हैं उनके बारे में जरा बताओ, तो ध्यान से देख लीजिए कि जो हमारा वेद है ऋग्वेद, उसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशिकी, ऑलरेडी यूपी पीएसएस पूछ रखा है। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं, तैत्रीय व शतपथ हैं, और इसके साथ साथ सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वो हैं पंचविश, और अथर्ववेद के हैं गोपथ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है आपने एक कहानी सुनी होगी भगवान श्री हरि के वामन अवतार की, ठीक है, जिसमें पहली बार उन्होंने एक ब्राह्मण का जो है वो भी छोटे से ब्राह्मण का अवतार लिया था और राजा बलि के अहंकार को चूर्ण किया था। तो वो जो वामन अवतार वाली बात है ना वो हमें ऋग्वेद से ही जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसी ऋग्वेद में ही बताया गया है कि जो वामन अवतार हुआ था भगवान श्री हरि का, उनके माता कौन थी, तो अदिति थी, और पिता कौन थे, कश्यप थे। और वही दक्षिण भारत में ना इन्हीं वामन अवतार के जो भगवान जी थे इनको उपेंद्र नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग उपनिषदों की अगर हम बात करें तो टोटल जो उपनिषदों की हमें संख्या प्राप्त हुई है वो 108 है। मूलभूत श्रेणी में 13 आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो विषय है वो क्या है, तो यज्ञ है, दार्शनिक विचार हैं, हमारा जो शरीर, हमारा ब्रह्मांड, आत्मा की व्याख्या, ये सारी चीजें हमें उपनिषदों से जानकारी में मिल जाती हैं। अगर आगे हम लोग देखें, कुछ संहिताएं और कुछ स्मृतियां हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मैत्रायणी संहिता में क्या चीज लिखी हुई है, तो आप ध्यान से देख लीजिए कि जो मैत्रायणी संहिता है ना उसमें स्त्री की स्थिति को सबसे दयनीय बताया गया, और यहाँ तक कि उसकी तुलना जो है यानी कि एक महिला या स्त्री की तुलना शराब और पासे की तरह अर्थात जुए की तरह की गई है, जो कि मनुष्य का तीसरा दोष बताया गया। अब आप सोचो
जिस माँ ने उसको पैदा किया उसी माँ जैसे तुल्य जो अन्य नारियां हैं उनको बताया जा रहा है कि वो पुरुष का तीसरा दोष है। जाओ दूर रहो ना, आते का है वो तीसरा दोष है। तो चलो आगे देखो, नारद स्मृति, यहाँ से ना हमें गुप्ता युग की जानकारी मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आजकल जान रहे हैं बहुत ज्यादा स्त्रियों पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, तो गलती से भी इस तरह के क्वेश्चंस मतलब कि स्किप मत करिएगा। तो इसको देख लीजिए कि कहाँ पे स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है और स्त्री की तुलना शराब और जुए की तरह की गई है, तो आप कह दीजिएगा मैत्राणी संहिता में, ठीक है। इसके साथ साथ वेदों को ना समझने के लिए 6 वेदांग जो है उनकी रचना हुई है, और वो 6 वेदांग कौन से हैं ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। तो ये 6 हमारे वेदांग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, चलो बताओ इनमें से कौन वेदांग में शामिल नहीं है। कुछ साक्ष्य और इतिहासकारों की अगर हम बात करें तो अग्निकुंड का जो साक्ष्य है वो हमें अग्नि पुराण, राजतंत्र व कृषि का विवरण वगैरह यहाँ देखने को मिलता है। वहीं अरबों की जो सिंध विजय है इसकी जानकारी हमें चचनामा जो है यहाँ से देखने को मिलती है, जिसके लेखक कौन है, अली अहमद है। यहाँ पे ना इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, विंसेंट आर्थर स्मिथ, ठीक है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1904 में लिखी गई थी। और इस पुस्तक में ना ज्यादातर जो चीजें हैं वो तो सिकंदर के आक्रमण का ही वर्णन किया गया है, लेकिन भारत के जो है शासकों के बारे में इसने कहा है कि भारत के जो शासक थे वो मूलतः तानाशाह थे, और इसके पहले मतलब कि अंग्रेजों के पहले उन लोगों ने ना मतलब एक संतुलित जो साम्राज्य है उसको कभी नहीं देखा था। तो इनकी जो है आंख में लगता है कोई मिर्ची मिर्ची डाल दिया था इन लोगों ने। मौर्य, गुप्ता, इन सब का इतिहास लगता है पढ़ा नहीं, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे। अब हम लोग ना एमसीक्यू देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग केवल एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो जो हमने पढ़ा अभी उसी से एमसीक्यू है, फटाफट देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में पूछा गया था कि यूनानियों ने भारत को निम्नलिखित में से कौन से नाम से रिलेटेड किया है, अर्थात भारत को कौन सा नाम दिया, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप या आर्यावर्त। ध्यान रखिएगा यूनानियों के द्वारा इंडिया नाम दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके साथ साथ और हाँ, यूनानी भाषा में इंडे के आधार पर ही अंग्रेजों ने इसे क्या कहा, इंडिया कहा। तो इस वजह से आप मतलब कि याद रखिएगा कि जो इंडिया है मूलतः इंडे दिया गया यूनानियों ने, लेकिन इसी इंडे को जो है मिला करके अंग्रेजों ने बना दिया है इंडिया। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भागों में बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है। सबसे बड़ी बात जो है कि भारतीय इतिहासकार नहीं है ये जर्मन इतिहासकार है। नाम क्या है इनका, क्रिस्टोफ सेलियरस, ठीक है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। भाई तीसरे मंडल में है। अभी हमने बताया कि तीसरा मंडल जिसके रचयिता ऋषि विश्वामित्र जी हैं। आगे देखेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा अगर आपको चैनल पे लगातार बने रहना है, पूरा का पूरा कंटेंट ऐसा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कम से कम 2 मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति यूपी टेट या सी टेट के लिए एसएसटी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, मेरा एक मेन चैनल है जुनून पढ़ाई का, वहाँ पे मैं कंप्लीट एसएसटी की जो प्रिपरेशन है वो करा रही हूँ। शाम 6 बजे क्लास वहाँ पे चलती है, अगर आप चाहें तो उसके साथ जुड़ करके कंप्लीट एसएसटी पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, बताइए। क्या ऋग्वेद है? भाई ऋग्वेद तो प्राचीनतम है। यजुर्वेद है क्या? सामवेद या अथर्ववेद? हम सबको पता है कि सामवेद जो है ये भाई मतलब कि गाए जा सकने वाली ऋचाएं हैं इसमें, और इसी को कहा जाता है कि ये भारतीय संगीत का क्या है, पिता है कुल मिलाकर के। माता क्यों नहीं है, जरा बताइए तो। आगे देखिए, वह एकमात्र वेद कौन सा है जो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है, तो भाई ये कौन सा है? क्या यजुर्वेद है क्या, या फिर ऋग्वेद है? ऋग्वेद तो बिल्कुल नहीं है, बताइए जरा। भाई यजुर्वेद ही है, ठीक है। कौन सा है? यजुर्वेद। ये गलती से रेड हो गया है तो आप लोग उसको टिक मत करिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा यजुर्वेद, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ध्यान से देख लीजिए, ये एसएससी में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपी जूनियर एडेड एग्जाम में भी पूछा गया है। और अभी हमने बताया था कि अथर्ववेद में सभा और समिति को मतलब कि उनकी क्या बोलते हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? हम सबको पता है, जो गाय है यानी कि ना मारे जाने योग्य जो है, अघन्या का फुल फॉर्म होता है, या अघन्या जो है उसका अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, और इसका जो वर्णन है वो गाय के लिए किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में पूछा गया था कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है और उनमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। अभी हमने देखा 18 पुराण है, और मत्स्य पुराण जो है वो सबसे मतलब कि प्राचीन है। फिर देखिए, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र का लेखक कौन सा है? तो हम सबको पता है चाणक्य है। चाणक्य के और भी कई सारे नाम हैं, आपका ये होमवर्क है कि आप कमेंट करके बताना कि चाणक्य को और किन नामों से जाना जाता है।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी पुस्तक का संबंध मुख्य रूप से कहाँ के इतिहास से है। तो भाई जो कश्मीर का इतिहास है उसके बारे में हमको जो जानकारी है वो राज तरंगिणी से मिलती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो जैन साहित्य को ही आगम साहित्य कहा जाता है। ये यूपी पीसीएस के द्वारा ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मतलब जो अष्टाध्यायी है इसके लेखक कौन है। तो हम सबको पता है कि जो पाणिनि है उनके द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। वही जो विष्णु शर्मा है इनके द्वारा तो पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई है। ठीक है, क्या लिखी गई है, पंचतंत्र की कहानियां। आगे देखिए कह रहे हैं अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का यूज हुआ है। हमने देखा था कि लिपि जो शब्द है उसका सर्वप्रथम जो यूज है वो कहाँ पे हुआ है, मतलब कि अष्टाध्यायी में हुआ है। और अब देखिए यूपी पीसीएस और आरओ दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन भारत के पहले सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि 1904 में लिखी गई थी, इसके लेखक कौन है। और देख रहे हैं एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, ईडी में भी पूछा गया, मतलब जहीं हो वहीं पूछ लिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि किसके पुरोहित थे जिनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो भाई शुंग काल के ही होंगे, तभी तो हमें शुंगों का इतिहास बता रहे हैं। तो ये हो जाएंगे पुष्यमित्र शुंग। कौन हो जाएंगे, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो बस इतने ही पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये वाला मतलब पॉइंट समझ आया होगा। अगर इस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं लूसेंट की कंप्लीट करा दी जाए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और वीडियो कैसे लगी इसको बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।